हेलो प्यारे विद्यार्थी। इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं का जो आपका नई बुक है ना, तो नई बुक का अध्याय 8 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा अध्याय? 8। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वर्ष 2025-26 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। चलिए तो अध्याय 8 पादप में जनन, पाठ की पूर्व तैयारी से लेकर प्रोजेक्ट सहित, ठीक है, बताने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहले प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित पर गोला लगाए जिसके बीज आपने देखा है। तो आम का बीज तो आप लोग देखे ही हैं, मटर का भी, जाम फल का भी, तो और अनार का बीज देखते हैं ना, जो बीच में होता है सफेद जैसा। तो इस प्रकार आपको गोल घेरा लगा देना है। देखिए गोल घेरा लगाने के बाद आपने कुल कितने, तो यहाँ लिखना है 4 में लगाए, 1 2 3 4। उसके बाद उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया। तो ये सब आपको लिखना है, गन्ना, आलू, गुलाब। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आलू, गन्ना, गुलाब। साथ ही से चर्चा करो कि इनको कैसे उगाया जाता है। यानी ये जो आपका है ना गुलाब, गन्ना, आलू, तो देखिए नीचे में आपको लिखना है गुलाब के पौधे को कलम या कटिंग के द्वारा लगाया जाता है और गन्ना का क्या है, तना लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि पहला प्रश्न, नीचे दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र बताना है। तो देखिए ए बी सी डी के 4 ऑप्शन है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले बीज, फूल, पौधा, उसके बाद फिर फल, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर दूसरा प्रश्न, सजीवों में जीवन चक्र के सही पद क्रम को चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर भी ए बी सी और डी करके दिया गया है, तो इसका डी वाला बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है, उसके बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद पुनः प्रजनन, प्रजनन के बाद मृत्यु होता है। यानी डी वाला बिल्कुल सही है। सजीवों में जीवन चक्र इसी प्रकार का होता है। नंबर 3, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो देखिए यहाँ पर वाहिदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर और एक दिया है स्त्री केसर। तो आपको बताना है, आपका ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन भी दिया है, तो इसका सही आंसर डी वाला होगा। केवल नंबर 4 जो है ना मूलांकुर, ये क्या है, पुष्प का भाग नहीं है, पुष्प का भाग नहीं है। नंबर 4, फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है? जनन प्रणाली की भूमिका ऑप्शन दिया है पंखुड़ियां, स्त्री केसर, वाहिदल, मूलांकुर। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन स्त्री केसर, स्त्री केसर होगा। चलिए अब नंबर 5, अब बोला है कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी? अधिकतम आपका ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, तो आपको सही उत्तर रहेगा डी वाला। विभिन्न प्रजातियों के पौधों को एक दूसरे के करीब व्यवस्थित करना, करीब व्यवस्थित करना। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न है रिक्त स्थान। चलिए तो ये जो आपका शब्द दिया है ना, इसी की सहायता से रिक्त स्थान भरना है, जो कि 1 से 5 तक है। पहला प्रश्न, पराग कोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को तो यहाँ पर आपको भरना है परागण कहा जाता है। अगला है स्पाइरोगाइरा द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, तो यहाँ होगा खंडन। कौन सा? खंडन द्वारा। चलिए पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित, तो यहाँ पर आपका फूल में परिवर्तित, फूल में परिवर्तित। 4 है इष्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध,
प्रवर्ध, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कायिक, यहाँ पर होगा कायिक कहलाता है। 5 नंबर, द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका मुकुल, क्या आता है, मुकुल। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से भर लेना है। चलिए अति लघुत्तरीय नंबर 2, पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं? तो नहीं, सभी पादप सदैव बीज से नहीं उगते। कुछ पादप जैसे में आपका आलू, गन्ना, गुलाब आदि कटिंग, कंद या तनु द्वारा उगते हैं। यह विधि अलैंगिक जनन कहलाती है। कौन सी विधि? तो अलैंगिक जनन की विधि कहलाती है। ठीक है। नंबर 3, चलिए तो निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई दो परिवर्तन बताइए। पहला है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद अंडाणु बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अंडाशय फल में, अंडाणु बीज में। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न 4, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। देखिए इसका उत्तर, सबसे पहला, यह तेजी से नए पौधों को उत्पन्न करने की विधि है। इससे बिना बीज के भी पौधे उगाए जा सकते हैं, जैसे में आलू, गन्ना, गुलाब आदि। प्रश्न 5 है, बूझो जानना चाहता है कि पर परागण, यहाँ पर लिखा हुआ है पर परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुँचता है? देखिए इसका उत्तर, परागकण वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद पराग नली के माध्यम से बीजांड तक पहुँचते हैं। यह नली अंडाशय में स्थित अंडाणु तक नर युग्मक को पहुँचाती है। चलिए विद्यार्थी, पानी और हवा कैसे बीजों की प्रकीर्णन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? देखिए इसका उत्तर, हवा द्वारा हल्के बीज जैसे रुई, शंख पुष्पी, बबूल आदि दूर तक उड़कर फैलते हैं। पानी द्वारा नारियल जैसे बीज जल में तैरकर दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहा है, लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर है, पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? यह कितने प्रकार के होता है? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए तो पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, जब एक ही पौधे के फूल से परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। उदाहरण में आपका मटर, सरसों। अगला है पर परागण, जब एक पौधे के फूल से परागण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। उदाहरण में आपका होगा मक्का, खीरा, पपीता। ठीक है, इस तरीके से आपको मैं पर कितने प्रकार के होते हैं सभी का उदाहरण सहित मैंने आपको बताया हूँ। चलिए यहाँ पर बोला, एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण चित्र सहित। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह चित्र हो गया। तो चित्र होने के बाद, हालांकि इस प्रकार का चित्र आपके बुक में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब लिखना है फूलों वाले पौधों में, मतलब चित्र बनाने के बाद प्रक्रिया में परागण
वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और परागनली के माध्यम से बीजांड तक पहुँचते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज से बीज और अंडाशय से, ध्यान दीजिए, बीज से और अंडाशय से फल बनता है। चलिए अगला प्रश्न बोला है लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखना है। दोनों में अंतर क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन? इस प्रश्न का सही उत्तर लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के संयोग से नई संतान उत्पन्न होती है। इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है और बीज बनते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है। वहीं अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक से संतान बन जाती है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती और प्रक्रिया तेज होती है। प्रक्रिया तेज होती है, उदाहरण के लिए आलू, गन्ना और गुलाब। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 है सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरा, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एक लिंगी होंगे और क्यों? चलिए तो मक्का, खीरा और पपीता के पुष्प एक लिंगी होते क्योंकि इनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। इन पौधों में एक ही पौधे पर या अलग अलग पौधे पर नर और मादा फूल होते हैं, जबकि सरसों और गुड़हल के पुष्प द्विलिंगी होते हैं क्योंकि इनमें एक ही फूल में नर और मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न 11, बूझों ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिया तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद 3 गमलों में आलू के अंकुरन के नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में देखिए अब कहा गया है ना कि अंकुरन नहीं हुआ। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए चौथे गमले में डाले गए आलू के टुकड़े में अंकुरी आंख नहीं थी। आलू का केवल वही टुकड़ा अंकुरित होता है जिसमें अंकुरी होती है। अंकुरी मतलब जो छोटी सी कलिकाएं होती है ना, आंख, क्योंकि वहीं से नया पौधा विकसित होता है। बिना अंकुरी वाला टुकड़ा अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12, इष्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट करिए। इष्ट में जनन देखिए इस प्रकार से होता है। आपका इष्ट कोशिका मुकुलन वृद्धि, हालांकि इस प्रकार का चित्र आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, वहां से बनाने में काफी आसानी होगा। इस प्रकार का चित्र ABCD। उसके बाद चित्र बनाने के बाद अब आपको लिखना है कि इष्ट में जनन कली जनन के द्वारा होता है। 1 नंबर में एक छोटी कली मुख्य कोशिका से बाहर निकलती है। दूसरा, वह धीरे धीरे विकसित होती है। विकसित होने के बाद वह अलग होकर नया इष्ट बना लेती है। ठीक है, चलिए अब बोला है पौधे में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फूल पौधों का प्रजनन अंग होता है। इसके विभिन्न भाग जनन में निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। पहला का केसर, जिसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। यह नर जनन अंग है जो परागन बनाता है। अगला है वर्तिकाग्र, यह पराग कणों को ग्रहण करता है। अगला है वर्तिका, यह पराग नली के विकास का मार्ग है जिससे परागन अंडाशय
तक पहुँचते हैं। नंबर 4 में दिया है अंडाशय, इसमें बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद यह जो है ना फल में बदल जाता है। 5वां नंबर बीजांड, इसमें मादा युग्मक होता है और निषेचन के बाद यह बीज में बदलता है। 6ठा पंखुड़ियां, ये रंगीन होती है और कीटों को आकर्षित करती है, जिससे परागण में सहायता मिलती है। किसमें? तो परागण में सहायता मिलती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न 13 भी पूरा हो गया है। चलिए, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों के फैलाव को प्रकीर्णन कहते हैं। इसके प्रमुख तरीके, पहला का हवा द्वारा जैसे कपास, पंखुड़ी, पानी द्वारा जैसे में नारियल, जानवरों द्वारा जैसे बबूल, बैर, विस्फोटन द्वारा जैसे में आपका हो जाएगा मटर, सरसों, मटर और सरसों। चलिए विद्यार्थी, अब प्रोजेक्ट कार्य हल करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट, किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्व संधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। समय, होने वाले परिवर्तन, सबसे पहले 5 दिनों बाद कलम की ऊपरी सतह सूखने लगती है। 15 दिन बाद निचले भाग में जड़ बनने लगती है। 1 महीने पश्चात नई कोपलें निकलने लगती है। 3 महीने पश्चात नया पौधा विकसित हो जाता है। कितने महीने बाद? तो 3 महीनों के बाद। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, कि अपने घरों में अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए ये घरों में किस काम आते हैं। बीज का नाम, बीज का घरों में उपयोग, पहला है धनिया, मसालों में उपयोग होता है। सरसों जो है ना तड़का तेल बनाने में, मेथी जो है सब्जी में, और औषधीय गुण। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी चैप्टर 8 समाप्त हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।